बच्चों स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के इस सीरीज में। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। हमारा ये बिहार पॉलिटेक्निक 2021 सेमेस्टर 1 का सीरीज चल रहा है जिसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हम अप्लाइड फिजिक्स का ये दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। वेक्टर के आगे में वेक्टर से रिलेटेड और भी जो टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, इनमें अंतर क्या है, बेसिकली हम इन सब बातों पे प्रकाश डालेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सबका स्वागत है इस दूसरे लेक्चर में। तो हम जानते हैं कि सदिश और अदिश राशि में क्या भिन्नताएं हैं, ये आप कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ये बेहतर तरीके से पता है। तो हम इस पे ज़्यादा समय व्यर्थ ना करेंगे, बस एक बार एक छोटा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल मान होता है, या फिर कह सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि अगर आप दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब हमें 2 केजी चीनी दीजिए या 2 केजी आटा दीजिए, तो आप ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें 2 केजी चीनी पूरब की ओर दे दीजिए, ऐसा आप नहीं कहेंगे। यदि आप कहते हैं कि हवाई जहाज 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की ओर जा रही थी, तो इससे आपका कहने का अर्थ है, आपका कहने का तात्पर्य है कि आप हवाई जहाज की वेलोसिटी बता रहे हैं, एरोप्लेन की वेलोसिटी बता रहे हैं उसका। तो इसमें आप दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपका डायरेक्शन तो है यानी पूरब की ओर, और मैग्नीट्यूड भी है कि 200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत पुराना टॉपिक है। आप भी जानते हैं कि 9वीं कक्षा से आप पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम आगे लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो बच्चों इसमें जो है बेसिकली हमें बहुत से टाइप के बारे में चर्चा करनी होगी अपने इस सेगमेंट में, जिसमें कि सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इक्वल वेक्टर पे। इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर पे। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये बात मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नाम से क्लियर है कि समान सदिश राशि, वैसी सदिश राशि या फिर वैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपका ए बी अगर वेक्टर हो या ओ ए आपका वेक्टर हो, और यहाँ ओ बी आपका वेक्टर हो, ओ बी आपका वेक्टर हो, तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सपोज कर लीजिए ये डायरेक्शन यदि हमारा x होता, यदि x डायरेक्शन होता और ये भी हमारा x ही डायरेक्शन होता, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं, और ये अगर हम 2 यूनिट लें तो ये भी हमारा 2 यूनिट ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। तो नाम से क्लियर है, वैसे वेक्टर क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो हम शब्दों में क्या लिख सकते हैं, the vector quantities for which the vector quantities for which the direction and magnitude बोथ आर सेम, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर। इसी का कंसेप्ट हमसे जुड़ा हुआ है इक्वल वेक्टर से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इक्वल वेक्टर को समझ गए होंगे, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था समझने के लिए। अब देखेंगे पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा जो है हमारा बच्चों एक बात और बता दें, अगर आप टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए जाएंगे तो इसमें बहुत से टाइप आते हैं जो कुछ इररिलेवेंट है, मतलब कि उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर और भी किताबों के रेफरेंस में जाएंगे, जैसे झुनझुनवाला आपके पॉलिटेक्निक के अंदर बहुत फेमस है, उसके बाद एक और प्रकाशन फाउंडेशन का आता है, तो इन सब किताबों में यदि आप जाएंगे तो आपको ये बहुत विस्तार से मिलेगा, जो कि उतना पूछा नहीं जाता है और उतना कॉमन नहीं है। तो जो सब कॉमन पार्ट्स है हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। जैसे पैरेलल वेक्टर में आप देख लीजिए, पैरेलल वेक्टर में ये बात की गारंटी नहीं है कि आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर ये OA वेक्टर है, हाँ, तो ये OA वेक्टर आपका जो था, और मान के चलिए ये आपका OB वेक्टर है, थोड़ा इसको बड़ा बना ले, ये आपका OB वेक्टर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा छोटा है साइज में, तो हम इसको 2 यूनिट रखेंगे, इसको हम 3 यूनिट रख लेते हैं। और डायरेक्शन दोनों x के डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है साहब? डिफरेंस है मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, DIRECTION, डायरेक्शन जो होगा वो ऑलवेज सेम। हाँ, डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंस, ठीक है, या डिफरेंस कुछ भी लिखे, मोटी मोटी बातों में कह दें तो आपको ये पैरेलल वेक्टर समझ में आ चुका है। इसमें और कुछ जानने वाली बातें नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तक आपने फिजिक्स को देखा नहीं है। कुल मिलाकर अगर एक बात तो मैं स्पष्ट करें ना, तो ये जो हमारा वेक्टर है ये स्केलर के तरह ही होता अगर इसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा ना होता। सब लफड़ा डायरेक्शन का है। एक डायरेक्शन के कारण देखिए ये हमारा वेक्टर का टॉपिक जो कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाता, यानी कि आप पहले से ही सीख जाते। जैसे आप स्केलर को ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, 9th में ही आप सीख गए थे, और वैसे वेक्टर 9th में क्यों नहीं कंप्लीट हो गया? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का जो ये हमारा आ जाता है। तो डायरेक्शन के आने से देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है। वेक्टर की एक बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थी से बहुत ख़राब बात मानते हैं, टीचर अच्छी बात, क्योंकि उनको समझते हो। वेक्टर को अगर 2 + 2 आप करोगे तो वो कभी 4 भी आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। वो मैटर करता है कि आपका डायरेक्शन क्या है। तो अभी हम जब एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे ना, तो आप देखोगे कि कितने रोचक तरीके से ये वेक्टर अपना रंग बदल देता है। चलिए, हाँ, तो आगे देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम से क्लियर है, एंटी पैरेलल, ये सब तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन टॉपिक है, क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर आप समझते हो, एंटी पैरेलल वेक्टर कह लो, या इसको आप, कुछ लोग इसको नेगेटिव वेक्टर भी कह के बुलाते हैं, लोगों की मर्जी। आगे पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर और इसमें होता क्या है, ठीक है। अभी देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर, अभी हमने पैरेलल वेक्टर कर लिया क्या? हाँ, पैरेलल वेक्टर कर लिया। चलिए एंटी पैरेलल वेक्टर में देखोगे कि ये अगर x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं, कुछ भी रख लो, 2, 3, 4, 5, मतलब आप समझ गए ना, ना डायरेक्शन सेम ना मैग्नीट्यूड सेम। और डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन जो होगा वो एंटी पैरेलल का मतलब है कि पूरा 180 डिग्री पे। अभी जो हमने पैरेलल वेक्टर देखा था वो भी इसी डायरेक्शन में था। अगर x डायरेक्शन में था तो ऐसे अगर 2 यूनिट का एक वेक्टर, इसके ऊपर एक और
3 यूनिट का वेक्टर जोड़ोगे तो इसी के ऊपर चढ़ा के आप जोड़ दो ना, जोड़ दो, तो ये दोनों वेक्टर आप जुड़ गए। तो इसके बीच में ये एंगल जो है, ये एंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल 0 डिग्री का बनता है। और अगर आप एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे तो देखिए ये आपका y डायरेक्शन ले लीजिए और ये आपका x डायरेक्शन ले लीजिए, और ये एंगल जो है ये 180 डिग्री, यानी कि थीटा हमेशा एंटी पैरेलल वेक्टर में जो नोट करने वाली बात है, थीटा हमेशा 180 डिग्री का आपका बनेगा। हाँ, उसके बाद मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, थीटा ही तो डायरेक्शन है और थीटा 180 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर आप समझ गए, पैरेलल वेक्टर समझ गए, इक्वल वेक्टर समझ गए, नेगेटिव वेक्टर समझ रहे हैं। इसी को बढ़ा दिया जाता है, जैसे पैरेलल वेक्टर आगे चल के कोलिनियर वेक्टर बन जाता है। अभी आप देखेंगे कैसी अजीब सी बातें होती रहती हैं इसमें। अब देखिए, अभी हमने जो पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर देखा ना, दोनों को जोड़ के अगला टाइप बना दिया जाता है। जैसे ये तीसरा टाइप पढ़ लिया, चौथा टाइप में बना दिया जाएगा कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर कुछ नहीं है, एक लाइन में होना चाहिए। जैसे यहाँ से क्लियर है, लीनियर एक लाइन में होना चाहिए। जैसे ये एक लाइन में है 180 डिग्री, ठीक है। ये देखिए एक वेक्टर है, ये एक और वेक्टर है 0 डिग्री एंगल, थीटा क्या है 0 डिग्री, यहाँ थीटा क्या है 180 डिग्री। यानी कि कुल मिला के बात यही कहता है कि कोलिनियर वेक्टर वही वेक्टर हो सकता है जब दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का थीटा, दो वेक्टर के बीच का थीटा या तो 0 डिग्री हो, या तो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगला वेक्टर देखते हैं। अगला वेक्टर कौन सा है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर वही एक वेक्टर आप यहाँ लेते हो, मान के चलिए इसके लिए क्या नंबरिंग करना, जैसे है हमारा ये OA वेक्टर है, OA वेक्टर, ठीक है, OA वेक्टर आपको दिख रहा है। कहेगा भाई इसका नेगेटिव वेक्टर बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा, इसका ठीक विपरीत डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लीजिएगा। आप क्या दीजिएगा कि ये O माइनस A वेक्टर है या OA डैश वेक्टर है, कुछ भी कह सकते हैं। कहने को क्या, ये ऐसा फिक्स थोड़ी करके है कि इसका A ही रहेगा नाम, ये तो वेरिएबल है, वेरी कर सकता है आपके सोच के हिसाब से, आपकी जो श्रद्धा भावना हो। चलिए, तो हम समझ चुके हैं कि भाई नेगेटिव वेक्टर यही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे इसमें और भी सब टाइप होते हैं जिसको जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किताबों में आप देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपको किताब का लिंक दे देंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको ई बुक के फॉर्म में सारा किताब मिल जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिल जाएगी, झुनझुनवाला का हो और फाउंडेशन का हो, दोनों के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। अब हमारा मेन टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, और आज ही कवर करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो चुका है, ज़्यादा टाइम है नहीं। एडिशन ऑफ, बड़ा बड़ा लिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है सब चीज़। 2 मिनट रुक जाए बच्चा, ये रिफिल कर लें इसको। रिफिल करना आप लोग भी सीख लीजिए, काम आएगा कभी ना कभी। चलिए, पढ़ाई के साथ मार्कर रिफिल करने की नॉलेज फ्री, इसका फीस अलग से लगेगा आप लोगों को।
तो हम आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, देख ले प्रॉपर काम कर रहा है, कर रहे। चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर देखने से पहले हमें दो टॉपिक और कवर करने होंगे, जिसको कहते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे इसमें, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वेक्टर में एक टेल होता है और एक हेड होता है। जैसे ये हमारा टेल है, टेल, ठीक है, ये हमारा हेड है। ये हमारा टेल है, ये हमारा हेड है। टेल को हम ओ से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, इसको हम ए बी सी डी किसी भी चीज से कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। ये जो है हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। हेड हमें डायरेक्शन दिखाता है, ये हमारा डायरेक्शन दे रहा है कि भाई हमारा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ आ रहा है आपको, ये जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख चुके हैं कि ओ ये हमारा वेक्टर है और ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यार इसको साइड कर लें हम थोड़ा सा। अब देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। अब देखते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन ऑफ, ये कोई टॉपिक नहीं है, ऐसे ही अंग्रेजी है, आप चिंता ना करें। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शन, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। नोटेशन मतलब उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं, उसका सिंबल कैसे है। इसको ओ ए वेक्टर को हमें लिखना होगा तो क्या ऐसे इतना बड़ा लाइन खींच के दिखाएंगे। अगर मान के चलिए ये 2 किलोमीटर का लाइन हो तो हम तो थक जाएंगे ना। 2 किलोमीटर का लाइन होगा तो हम इस लाइन को कैसे खींचेंगे। ये बोर्ड हमारा इतना छोटा और लाइन हमारा 2 किलोमीटर का, हम कैसे खींचेंगे। हम नहीं खींच पाएंगे किसी भी कीमत में नहीं। 2 सेंटीमीटर का होगा तो संभव है, लेकिन 2 किलोमीटर का होगा संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम करेंगे कि भाई इसका कोई एक नोटेशन निकालना होगा कि हम इसको कैसे दर्शाते हैं। तो ठीक है, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाने के लिए हम लिखेंगे ओ ए, ठीक है, ओ ए लिख लेंगे और इसके ऊपर इस तरह का एक सिंबल दे देंगे, सिंबल दे देंगे। ये हो गया इसका नोटेशन, ठीक है। अगर वेक्टर v हो, मान के चलिए ये वेक्टर हमारा v हो, हम लिख देंगे b ऊपर ये सिंबल, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये v हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। यही हमारा चाहता है नोटेशन। तो नोटेशन में बस इतना ही नहीं, नोटेशन में आप जैसे v वेक्टर है, आप जानते हैं वेक्टर के पास क्या सब होता है। जैसे ओ ए वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर के पास क्या सब होता है। तो वेक्टर के पास मेनली दो इंफॉर्मेशन होता है, एक मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड्स और एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड को हम मॉड से दिखाते हैं। मॉड ये हो गया, मॉड हमारा, ये हमारा मॉड हो गया। और डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, डायरेक्शन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अगर बी के केस में बात करें, बी के केस में तो कैसे दिखाएंगे, मॉड बी इसे कहते हैं। डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, इसको डायरेक्शन भी कहते हैं। आगे पर आप पढ़ोगे, इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, UNIT यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर से मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है हमेशा,
हमेशा से इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और जो ये हमें डायरेक्शन देगा, ये हमें केवल डायरेक्शन देगा और ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के हमारा बन जाएगा वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से? हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंगल और पैरेलल शिफ्ट, दो टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेलल शिफ्ट। सबसे पहले एक और हमारा सब टॉपिक होगा PAR, पैरेलल शिफ्ट इन डी वेक्टर। बच्चों एक बात आप जान लीजिए, हमेशा से आप दिमाग में रख लीजिए कि वेक्टर में हमेशा पैरेलल शिफ्ट अलाउड होता है, बशर्ते आपको उनका थीटा चेंज नहीं करना है। नहीं समझे? आपको उनका एंगल चेंज नहीं करना। थीटा कहने का अर्थ है, जब भी हम थीटा कहें तो आप समझ लो दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है? दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, आपको वो चेंज नहीं करना है, आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट कर देना, ठीक है? अभी आपको हम दिखाते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए आपको ये एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है? ये एक वेक्टर दे रखा है और ये एक वेक्टर दे रखा है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है? अब तो हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर को तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि नोटेशन में अभी हमने क्लियर कर लिया है कि क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप पैरेलल शिफ्ट करके क्या करोगे? पैरेलल शिफ्ट करने का अर्थ है कि पैरेलली शिफ्ट कर देना, किसी भी चीज़ को पैरेलली शिफ्ट करना। तो अभी देखो हम कैसे पैरेलल शिफ्ट करते हैं। जैसे पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब है कि आप इसको पैरेलली, अगर हम B की बात करें तो पैरेलली उठा के एकदम यहाँ रख सकते हो, आप यहाँ रख सकते हो। जैसे आप B को यहाँ रख सकते हो, B को आप यहाँ रख सकते हो हमेशा, बशर्ते बात यह है कि B अगर ऐसे है ना, सीधा है ना, सीधा है, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। बाकी आपको ये पूरे बोर्ड पे यहाँ लिखना हो, यहाँ लिखना हो, लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप कभी B को ऐसे नहीं लिख सकते। आप B को यदि ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बाकी ऐसे करना सही है। इसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। जैसे A के केस में बात करें तो A अगर ऐसे है हमारा, ठीक है? A अगर ऐसे है तो ऐसे करके हम यहाँ से यहाँ लिख दिए, ठीक है? A को हम यहाँ लिख दिए, A को हम कहीं लिख दें, भाई ये A ऐसे ही होना चाहिए, A को हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन A जितना झुका हुआ है ना उतना ही झुका हुआ होना चाहिए। कभी A को इतना झुका हुआ हम नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। A को हम ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बाकी इस एंगल में हमें कहीं भी लिखना हो हम लिख सकते हैं। तो ये समझाने से, ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, कोई तो रीजन होगा, तो चलिए बताते हैं। ये हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि देखिए आपको क्या है ना कि ये आप इस B को उठा के यहाँ ले आए, B को उठा के यहाँ ले आए और आपने इसका थीटा निकाल लिया, आपने इसका थीटा निकाल लिया, तो ये एंगल A है और ये एंगल B है, और इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है। उसी को कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, लेकिन हम इसी में कवर कर लेते हैं। ये थीटा कुछ नहीं, ये हमारा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हाँ, तो ये एंगल जो हम दो वेक्टर के बीच में ले रखे हैं थीटा, इसको लेने का दो तरीका है। थीटा को लेने का दो तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? यदि आप ये थीटा आपको तभी मिलेगा, ये थीटा आपको तभी मिलेगा यदि आप वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर दें, टेल से टेल ज्वाइन कर दें या हेड से हेड ज्वाइन कर दें। या तो आप टेल से टेल ज्वाइन करें, ताल से ताल मिला, या हेड से हेड ज्वाइन कर दें।
हेड से हेड ज्वाइन कर दे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो आपको थीटा मिल जाएगा। एक और बात जो याद करने लायक है, ध्यान रखने लायक है, वो ये है कि थीटा हमेशा स्मॉलर एंगल लेंगे। आप कभी भी ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ठीक है, कभी भी ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये बड़ा वाला थीटा नहीं लेंगे, ठीक है। ये 360 डिग्री माइनस थीटा जो हमारा बनता है ये नहीं लेंगे, हमें छोटा वाला एंगल लेना है। हमेशा क्या करना है, छोटा वाला एंगल लेना है। लिख दे रहा है, छोटा वाला एंगल लेना है। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना है, कभी भी बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला एंगल लेना है। तो चलिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। यदि कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे अपने वीडियोज़ में, ठीक है। तो और कुछ बताने वाला एक है नहीं, आप कभी भी टेल से हेड नहीं जोड़ देना या हेड से टेल नहीं जोड़ोगे, आप हमेशा टेल से टेल जोड़ोगे। और जोड़ने का तरीका क्या है, पैरेलल शिफ्ट। जोड़ने का तरीका क्या है, पैरेलल शिफ्ट। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे मान के चलिए ये आपका कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अच्छा ये आपका कोई वेक्टर है जो आपका इस डायरेक्शन में है। तो अभी आपको देखो, इसका ये हेड है और इस वेक्टर का ये टेल है। और अच्छे से समझा दें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। वेक्टर ए का ये जो है हमारा ये टेल है और वेक्टर बी का ये जो है हमारा हेड है, और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ज्वाइन करके यदि आप थीटा ले भी लेते हो तो ये थीटा गलत हो जाएगा, ये हमारा थीटा नहीं होगा, ये हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करना होगा। या तो आप इस ए वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ और फिर एंगल ले लो। सॉरी, यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि फिर तो वही हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इस बी को उठा के नीचे ले आओ, जैसे यहाँ ले आओ, ठीक है, यहाँ तो ला सकते हो। अब ये जो एंगल आएगा, ये देखो बिल्कुल टेल से टेल है, तो आपको ये थीटा मिल जाएगा। अब जो ये थीटा होगा वो आपका थीटा जो भी होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए एक दो टॉपिक पे चर्चा और कर लें, फिर हम सीखेंगे कि ऐड कैसे करना है। अब देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे अभी हमारा दो वेक्टर था, ठीक है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। राम नाम का लड़का है जो इस डायरेक्शन में 2 मीटर चलता है, फिर 3 मीटर इस डायरेक्शन में चला जाता है। श्याम पूछता है कि भाई ये बता कि तू टोटल कितना चला। राम से पूछता है कि तुमने टोटल कितना चला, ठीक है। तो ये अगर हम किलोमीटर या फिर मीटर में लेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। इसीलिए श्याम को ये नहीं पूछना चाहिए कि तू टोटल कितना चला, श्याम को ये पूछना चाहिए कि तुम्हारा विस्थापन क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। आप सभी जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटीज है और इसको हम स्केलर के तरीके से नहीं जोड़ सकते। जैसे राम यदि कह दे कि भाई ये हम 2 किलोमीटर इधर चले, उसके बाद 3 किलोमीटर इधर चले, श्याम से पूछा कि बताओ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो श्याम क्या कहेगा, 5 किलोमीटर। गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसको जोड़ने के 2 तरीके हैं हमारे पास, डिस्कस करेंगे, ठीक है, 2 तरीके हैं। अभी देखो, तो श्याम को क्या करना होगा, श्याम को एक यहाँ से लाइन खींचना होगा और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया चलना
और यहाँ पहुँचा, तो ये इसको इसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे मान के चलो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर आर फॉर रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट, ठीक है। आर से क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वेक्टर में दो नियम का इस्तेमाल करते हैं, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। तो अब डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालने का दो तरीका है हमारे पास, तो वो दोनों तरीकों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तरीका है ट्रायंगल लॉ, TRIANGLE, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, जिस पर इसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि यदि आप के पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए, एक मिनट, यदि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर है वेक्टर बी, इस डायरेक्शन में दिख रहा है वेक्टर बी, तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, और वो भी किस तरीके से, ट्रायंगल लॉ से। तो देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टेकन इन द सेम ऑर्डर, यहां कंसंट्रेट कीजिए। वेक्टर ए हमारा इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में चला और फिर इधर मुड़ गया, ठीक है। तो ये सेम ऑर्डर कहते हैं। जब भी हेड से टेल ज्वाइन किया जाए ना, वेक्टर को हेड से टेल ज्वाइन किया जाए, तो इसको कहते हैं सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। क्या कह देंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ORD ऑर्डर। और वहीं जब हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करें, तो हम इसको कह देंगे टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर, टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर, टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर। बहरहाल अब हम जो देखेंगे, अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे थीटा लेते हैं। इसीलिए ना ट्रायंगल लॉ उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा लेना कहाँ है। इसमें दो एंगल के बीच में थीटा होता ही नहीं है, दो एंगल के बीच में थीटा लेना ही नहीं होता। इसमें रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच में थीटा लेना होता है, वो भी पहला वेक्टर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम भी आपसे कहेंगे कि आप दूसरा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करें, सीखने को ये सीख लीजिए, इसमें क्या है। तो आपको जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, तो हम आपको प्रूव करके बताएं, हम आपको प्रूव करके बताएं। चलिए अगला लॉ में प्रूव कर देंगे, फिलहाल आप फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए। यदि आपको वेक्टर आर पूछे, तो इससे आप मॉड निकाल सकते हैं, बस मॉड आर, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्शन मिलने के लिए आपको दूसरा पैतरा आजमाना पड़ेगा, हम आपको वो बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका वेक्टर आर है, तो फॉर्मूला हो जाता है कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑफकोर्स मॉड लेंगे आप, मॉड ए मॉड बी लिखने की बात नहीं है, प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होता है, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। चलिए अगला लॉ डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट निकालने का दो तरीका, पहला देख लिया ट्रायंगल लॉ, दूसरा देखेंगे अब पैरेललोग्राम लॉ। दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आसानी से आ जाएगा। चलिए
अगला तरीका देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा तरीका है। ग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ दो, ताल से ताल मिला। दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ दो, TAIL, टेल टू टेल, ताल से ताल मिला, याद रहेगा आपको। तो टेल से टेल जोड़ना है। जैसे एक वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में लिया और एक वेक्टर हमारा कहीं भी हो। फॉर एग्जांपल आपके रेफरेंस के लिए एक वेक्टर हमारा यहाँ है, वेक्टर भी हमारा यहाँ है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, इसका हेड इसका टेल, तो ताल से ताल नहीं मिला है, टेल से टेल नहीं मिला है। तो टेल से टेल मिलाने के लिए हमको इसको पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर लाना होगा। तो चलिए पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं और ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बी वेक्टर, ठीक है। और ये बीच में एंगल थीटा, ये बीच में एंगल थीटा। पैरेललोग्राम लॉ बहुत अच्छा है, इसमें आपको थीटा मस्त मिल जाता है एंगल के बीचों बीच, ठीक है। अब इसमें रिजल्टेंट क्या होता है? इसमें रिजल्टेंट क्या होता है? तो इसमें रिजल्टेंट होता है ये होता है आर रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट होता है, आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब डिस्कस करते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे लेंगे। चलिए थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं इसको, अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। थोड़ा स्पेस चाहिए। तो रिजल्टेंट को हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अभी हमने जो वेक्टर लिया था सेम हम वही वेक्टर लेंगे। ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा आर रिजल्टेंट, थोड़ा बड़ा आर लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, सही रहेगा डायग्राम बनाने में, ठीक है। ये भी ठीक है। चलिए, तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्यों है? तो आप इसमें इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना सकते हैं और ये जो डायगोनल है ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए आप इसमें पैरेललोग्राम इमेजिनरी, ये हम इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं, ये कोई ओरिजिनल नहीं है, इमेजिनरी है। इमेजिन करके हम सारा काम कर रहे हैं। चलिए, अब ये जो आपका डायगोनल हो जाता है इसी को रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम रिजल्टेंट कह देते हैं सामान्य सी भाषा में, सामान्य सी भाषा में। अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच लें, लाइन खींच लें, ठीक है, इसको इससे जोड़ दें, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये बात क्लियर है। और ये बी है तो ये भी तो बी है, बात समझ में आ रही है? ये बी है तो ये भी तो बी है, सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी तो बी है ना, ये भी तो बी है। और हमने देखा कि ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके और इसके बीच का एंगल भी तो थीटा है। क्या गजब की बात है, इसके और इसके बीच का भी तो एंगल थीटा है ना। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये हमारा बेस, ये हमारा बेस, ठीक है। आप ये बात जानते हो। तो अब इसमें चलिए, आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया, पूरी तरह से समझ में आ गया ना। अब देखेंगे हम इनके बीच में संबंध निकाल के क्या करेंगे, हम संबंध निकाल के आर का वैल्यू निकालेंगे एक बार और एक बार पी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का यूज करेंगे, एक बार साइन थीटा का एक बार कॉस थीटा का। साइन थीटा जो हमारा है, साइन थीटा जो हमारा है वो हो जाएगा बी अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, देन पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, ठीक है। ये बी क्या है, ये बी हाइपोटेनस है,
ये बी, ये वाला बी है। आप हमेशा बी को बेस मत समझना, अगर आप बेस समझोगे तो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, मैं इसको डी कर देता हूँ, नहीं तो आप बार बार इसको बी 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 फॉर बेस समझ रहे हो, इसको बी कर देता हूँ। चलिए अब क्लियर रहेगा, ठीक है। या फिर इसको हम एच कर देते हैं, इस बार फाइनल इसको हम एच कर देते हैं, बड़ा वाला एच करते हैं, बड़ा वाला एच कर देते हैं। अब बहुत क्लियर रहेगा, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए पी अपन में एच, पी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, तो एच को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा, एच साइन थीटा। तो ये पी बराबर हो जाएगा एच साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही बी यहाँ देख लेते हैं कॉस थीटा में, कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि बी अपॉन में एच। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच कॉस थीटा, तो बी बराबर एच कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताएं बच्चों, एक बात देखोगे, चलो इसको हम मिटा लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, एक बात बताते हैं। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। अब b का तो कोई ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि b बराबर एच कॉस थीटा और ये हमारा b है, तो ये हमारा एच कॉस थीटा भी तो होगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एच कॉस थीटा और ये एच साइन थीटा। एक बात समझ लो, अगर हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कुछ भी है तो हाइपोटेनस जो भी है और थीटा जो है, तो थीटा के साथ वाला एंगल जो होगा वो कॉस थीटा होगा और थीटा के परपेंडिकुलर वाला एंगल साइन थीटा होगा। आगे आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल हम चलते हैं। एक बात आपको ध्यान से देखना चाहिए कि अगर आप इसको बीच वाले को हटा ही देते हो तो आपको कुछ दिखा, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, बोलो हाँ ये दिख रहा है। अब देखो इस एंगल में ये आर हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है। बेस क्या है, बेस देखो, बेस है ये ए वेक्टर प्लस एच कॉस थीटा, इसको भी तो लेंगे, इसको थोड़ी ना छोड़ देंगे। और हाइपोटेनस क्या है, एच साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, एच साइन थीटा। ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, ठीक है। अब इसको हम बेस है और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो है एच साइन थीटा, ठीक है। और हाइपोटेनस जो है वो है आर, हाइपोटेन्यूस आर है, ठीक है। तीनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, तो अब तो आर निकल जाएगा। अब तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एच साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। और एक बात जानते हो, हमने इसको बाद में बनाया h, यदि ये हमारा होता b तो फॉर्मूला आता एकदम वैसा। तो इसको कर देते हैं b, h को कर देते हैं फिर वापस से b। क्यों, तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा b, हमको लाना है b, ठीक है। नहीं तो हम हो जाएंगे कंफ्यूज। तो सारे h को कर देते हैं b, क्योंकि हमारा जो काम था वो तो हो गया, हमारा काम था उसमें डिफरेंशिएट करना, हमने कर लिया। तो इसको कर देते हैं b। अब देखो सारे को स्क्वायर रूट से निकाल लेते हैं। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, सारे को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा। अब चलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2ab। क्लियर है? अब कर लेते हैं इसको अरेंज। ठीक है, ये h को हम कर लेते हैं b। सारे h को हमने b कर लिया, तो इसको भी हम b कर लेते हैं। अब बच्चों क्या करना है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बचा हुआ सब लिख लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए फॉर्मूला आ जाएगा। अभी देखिए, अब ये आर स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन ले लिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा, 1। ये 1 हो जाता है, तो हम इसको 1 लिख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 1 लिख लेते हैं। और 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे के बदले हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इस ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर को बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ए स्क्वायर को पहले प्लस बी स्क्वायर को बाद में, ठीक है। अब दोनों तरफ ये अंडर रूट कर देंगे तब स्क्वायर हट जाएगा। जैसे ये आर का स्क्वायर है तो रूट कर देंगे तो उधर भी रूट करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा हमारा। आर बराबर हमें मिल जाएगा, आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में जानेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसे लेना है। जैसे कि बता दे क्या, ये हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा, तो हम कैसे बताएंगे कि अल्फ़ा और बीटा कितना है। तो चलिए ये हम जानेंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इतना ही बस करते हैं, और लेक्चर पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे आपको किताबों के लिंक मिल जाएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा आपका ये कमेंट सेक्शन है, आपका ये प्यारा सा चैनल है, इस पर आप राइज करेंगे, हम आपको देखेंगे उस कमेंट को, और इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का से क्लियर करेंगे। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। फॉर दैट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।